मेरा नाम स्वस्तिक शर्मा है। AIR 3 मेरी इस साल इंजीनियरिंग सर्विसेज में आई है। सिविल इंजीनियरिंग को मैं बिलोंग करता हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी 22nd रैंक आई थी। इसी साल उसका भी रिजल्ट आया था क्योंकि कोविड में यूपीएससी की साइकिल काफ़ी हिल गई है, तो उनका काफ़ी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या उनको करना है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बाय 7th सेमेस्टर वैसे ओरिजिनली मैंने 5th सेमेस्टर से माइंड बना लिया था कि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट मैं दूंगा। और पहले मैं सब कुछ नॉर्मली पढ़ता था, ऐसा मैंने सेग्रीगेट नहीं किया था कि मैं सिर्फ गेट के लिए पढ़ूँ या के लिए पढ़ूँ। जो भी मेरे पास कोचिंग मटेरियल था, कोई कोचिंग उस टाइम पे तो थी नहीं कि मैं ऑनलाइन करूँ, तो कोचिंग मटेरियल था मेरे पास, उससे मैं अपना जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह मैं अपना पढ़ता था। 7th सेमेस्टर में जब मेरे को मिला टाइम कि हाँ अब गेट के लिए जाना है, तो मैंने उसका प्रीवियस ईयर वगैरह लगाना चालू किया। और 2020 में मैं कॉलेज से गेट में अपेयर हुआ था, तब मेरी 141 रैंक आई थी। और फिर मैं जैसे होली के वेकेशन में घर आया, मैंने कहा अब जब जाएंगे देखेंगे अपना बाकी का, लेकिन कोविड आ गया तो घर पे फंस गए, कोई कुछ नहीं था, किताब वगैरह कैसे क्या पढ़ना है। तो कुछ दोस्तों से रजिस्टर वगैरह मैंने अरेंज करवाया और थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर करना चालू किया। उसके बाद मालूम पड़ा कि IAS मास्टर ऑनलाइन प्रोग्राम अपना चालू कर रहा है। मेरे जो सीनियर्स थे वो भी यहाँ पे आए थे, हमारे 15-20 स्टूडेंट जो थे सीनियर्स थे, वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो प्रशांत सिंह AIR 2 इन 2020 AIR 2, तो उनसे मैं काफ़ी इंटरेक्ट करता रहता था। उन्होंने कहा कि IAS मास्टर चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, ऑफलाइन जा नहीं सकते हैं, तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन कर दिया और फिर वहीं से मैंने अपना सब कुछ जारी किया। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख दूँ ताकि आपको पता रहे कि कैसे प्रोग्रेस किया मैंने गेट और EAC में। समझ में आ रहा है क्योंकि बोर्ड पे लिखने की मेरे को आदत नहीं है। ठीक है, ठीक है कि इधर मैं एप्लीकेबल नहीं था इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए 2020 में क्योंकि एज का क्राइटेरिया था। तो 7th सेमेस्टर में मैंने सिर्फ गेट पे फोकस किया था। अब तो यहाँ पे शायद लोग मे बी कॉलेज में ना हो तो थोड़ा रिलेट ना कर पाए, और क्योंकि ये बाद में कंडक्ट हुआ था इसे फिर से मैंने दिया था। गेट में हमेशा बैकअप की तरह लेता था कि एक टेंशन ना रहे माइंड में कि यार अब आगे कुछ है नहीं, तो गेट दिया था, उसमें ये था। लेकिन मेन फोकस यहीं पे था। 22nd रैंक का ही डर था कि टेक्निकल डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पे फिर से फोकस चालू कर दिया था। लेकिन मैंने इससे भी कुछ नहीं लिया था, तो फिर से मैंने गेट दिया था हमेशा वही एक बैकअप टाइप के लिए। इसमें 18 रैंक आई थी और फिर फाइनली जहाँ पे मुझे जाना था उसके लिए लगे रहे। तो एक चीज़ जो मेरे को लगता है एस्पिरेंट्स कई बार इस चीज़ को लेके भटक जाते हैं। जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, शायद यहाँ पे काफ़ी लोगों का तो साल शायद कंप्लीट होने वाला है, लेकिन मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, मैं 2 महीने के लिए PG में भी रहा था दिल्ली में जब मैं लास्ट ईयर मेंस के बाद यहाँ पे आया था, कि कोई सा UP लेक्चरर का कोई सा एग्जाम हो रहा था और तब लोगों ने नई नई कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन उनने भी फॉर्म भर दिया था और वो UP में जाके उस पेपर को देने जा रहे थे। तो मेरा ये कहना है, अगर आप यहाँ पे आए हैं, आपने कोचिंग ज्वाइन करी है, तो इतना जल्दी भगने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने वो एग्जाम दिया और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या आप उसे डिजर्व करते थे? आप वहां से कहीं बेहतर जगह डिजर्व करते हैं, आप तो क्यों दे रहे हैं? और मान लीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो वहां पे सिलेक्शन नहीं होना है। जो बड़े बड़े एग्जाम है गेट EAC आप भर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम PSUs के हो रहे हैं, स्टेट के हो रहे हैं, आप बार बार इधर उधर भागेंगे, आपका जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होगी। तो प्रिपरेशन यहाँ पे अगर आप आ गए हैं, 1 साल अच्छे से कर लीजिए, कोचिंग कर लीजिए, प्री मेंस की तैयारी कर लीजिए। फिर आफ्टर एक टाइम के बाद, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मेरा अगले दिन एग्जाम था गेट का, तो मैंने रात को अपने एक सीनियर से बोला, यार कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, मेरी माउस चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, मुझे बस अपना अकाउंट दे दो, एक टेस्ट दूंगा रात को बैठ के। तो इसके लिए मैंने बस एक मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरी पहले से प्रिपरेशन थी तो मुझे इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा, एक मैंने मॉक दिया, अगले दिन जाके मैंने गेट दे दिया, बहुत मजे में दिया, रैंक आ गई, एक बैकअप के लिए हो गया। इसके लिए मैंने क्या किया है, 21 के लिए तो मैंने प्रिपरेशन करी थी। जैसे कि मैंने बताया 22 का जो प्रीलिम्स था वो 21 के इंटरव्यू के पहले हो गया था, तो प्री मैं दे चुका था। मेंस के लिए मैंने बस मॉक टेस्ट दिए 1 महीना, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन सब था, तो अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट मैंने दिए। इंटरव्यू के लिए भी मैंने, अब मेरा वो था कि यार इंटरव्यू को मैं थोड़ा लक बेस मानता हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा किस्मत वहां पे अपना प्ले करती है रोल। तो फिर मेरा ये था कि बस मैं थोड़ा बेसिक पढ़ लूंगा। जैसे मैं भोपाल को बिलोंग करता हूं तो भोपाल के बारे में पढ़ लिया, वाराणसी में कॉलेज था वाराणसी के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, CPWD में क्यों जाना है, इस टाइप के, और बस कॉन्फिडेंस के साथ देकर आ गया। तो जैसे कि मैं ये कह रहा था कि लोग भटकते हैं, कोई भी एग्जाम भरते हैं, इधर उधर भागते हैं, किसी का देहरादून सेंटर आ रहा है, किसी का UP आ रहा है, कोई बंगाल में जाके पेपर दे रहा है, और कोचिंग चल रही है, कोचिंग भी अलग छूट रही है। तो इस चीज को ना करें। अगर आपने माइंड बना लिया है कि मुझे ये पेपर देना है, तो 1 साल आप पहले कोचिंग करो, सब प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज दो,
और जब हो जाए कि यार मेरे को अब काफी कुछ आता है, अब मैं जॉब के साथ हैंडल कर सकता हूं, एमटेक के साथ हैंडल कर सकता हूं, तब आप फिर इधर उधर के एग्जाम्स भरिए। या फिर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है जो आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली थॉट सबको आता है, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। कि मैं हमेशा अपने फादर से बात करता रहता था क्या मैं ज्वाइन कर लूं या नहीं करूं। मेरा IOCL में हुआ था इससे 30 रैंक में, और मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे फादर ने बोला कि नहीं 1 साल और हम तुम्हें दे देंगे, तुम पढ़ लो, अब नहीं कर लो, हम अरेंज कर लेंगे जैसा भी होगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है ESE फिर से देंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भटके नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, मैंने जो पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं जिनको मैं एड्रेस करना चाहता हूं वो करूंगा। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं प्रिपरेशन को लेके, जो अगर इसमें रह गए हो, ये थोड़े जनरल डाउट्स हैं, जैसे मैंने अभी ये जॉब वाला बताया उसी तरीके के कुछ हैं, जैसे कि डेस्पेरेशन इन फिलिंग एग्जाम्स, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि हर एग्जाम नहीं भरना है, ये मेरी एडवाइस रहेगी। मैंने कभी नहीं भरा क्योंकि मेन फोकस ये था और टाइम भी था, तो फिर मैंने इस पे अपना फोकस रखा। ठीक है, हाँ, एक पर्टिकुलर मेरी एडवाइस रहेगी कि जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू बहुत बाद में रियलाइज हुई कि आप जैसे ESE का प्रीवियस ईयर लगाते हैं, अगर यहाँ पे लोगों ने देखा हो 2 वॉल्यूम है, पेपर 1 की, पेपर 2 की। ठीक है, बहुत मोटी मोटी बुक है, 2-2, आपको लगाने में भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, स्टार और टिक की मैं एक अपनी टर्मिनोलॉजी बताऊंगा मैं क्या यूज करता था। उसके बाद आपको क्या करना है कि मैंने जो देखा है, अगर मैं बात करूं RCC की और BMC और स्टील, तो इनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे कि या तो बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चंस हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से उठा के क्या पढ़ लूँ मैं, तो उन पे फोकस नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम पढ़ते तो नहीं है क्लास में, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ, जो मैंने चालू किया, मैंने कॉपी बनाई थी जिसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक है कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको मैं 1 लाइन में लिख लेता था। और जो मैं लगभग सबको अब सजेस्ट करता हूं कि जब आप पहली बार अब तो खैर यहाँ पे काफी लोगों ने चालू कर दी होगी और कुछ लोग नए भी हैं, तो मेरी बस ये एडवाइस रहेगी कि वो जो प्रीवियस ईयर की बुक है उसमें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक, मैं वो नहीं कह रहा जो क्लास में एड्रेस हो चुका है, लेकिन वो चीज जो क्लास में एड्रेस नहीं हुई है और प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रही है, उसको प्लीज एक कॉपी बना के अलग से लिख लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, पेपर के पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, अगर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपसे वो बन जाएगा। और जो ऐसे सवाल हैं जो बहुत स्ट्रेंज हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं, स्टील में गैंट्री गर्डर है ना, वो इतने भी अच्छे से हम पढ़ते नहीं है, लेकिन आप उसका प्रीवियस ईयर उठाएंगे 100 सवाल आए हुए हैं और लगभग हर सवाल नहीं बनता है, मालूम ही नहीं है कहां से पूछ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा है पर्टिकुलर, अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसको लिख लें, है ना, ये चीज क्लियर है। और हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ फर्स्ट टाइमर्स भी हैं, तो उनके लिए भी एक एडवाइस है कि जो मैंने अपनी फील करी कि मेरे में और मे भी बाकी लोगों में, मेरे साथ भी काफी लोगों ने प्रिपरेशन किया, हमारा ग्रुप था, क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि जब आप पहली बार कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से क्लियर कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोमीटर आता है जियोटेक में, है ना, तो थोड़ा मुझे समझ नहीं आता कि यार इसका कैलकुलेशन कैसे जा रहा है। जैसे वो RH की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो सर पूरा डायग्राम बनाते हैं कैसे क्या आ रहा है। वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे को लगता था समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अपना अच्छा खासा टाइम डिवोट किया कि यार क्या चल रहा है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे कैसे क्या आ रहा है। तो पहली बार में टाइम लगता है। अगर आप पहली बार में निग्लेक्ट कर देंगे और आप सोचेंगे कि यार मैं कभी बाद में आऊंगा, 6 महीने जब अगली बार पढ़ूंगा तब मैं अच्छे से देखूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, आइडियल टाइम नहीं आएगा। जो भी बेसिक्स हैं उनको इंप्रूव कीजिए। जैसे सोम में हमारा वो चैप्टर आता है डिफ्लेक्शन और रोटेशन वाला, है ना, सर ने कराया होगा, बहुत सारे केसेस कराए होंगे, और सर शायद एंड में कहते भी हैं कि इसको दूसरे मेथड से भी सारे कर देख लेना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो कोशिश रखना कि वहां पे आपके जो भी बेसिक्स हैं उसको लेके बहुत डाउट होता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और मेरे को भी हुआ था। लेकिन कोशिश कीजिए कि अलग अलग मेथड से ट्राई कीजिए, या जो भी उनके पीछे लॉजिक है वो आपको पहली बार में समझ में आ जाए। और नहीं भी आ रहा है तो उस पर फोकस कीजिए, टीचर से डाउट पूछिए कि तब तक आपका वो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स पहली बार में रह गए फिर आप कभी लौट के ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं वापस से उसको सही कर लूंगा। तो इस चीज पर भी एक ध्यान दीजिएगा, ये मेरी एडवाइस रहेगी। इंटरव्यू को लेके मेरा एक चीज था कि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, जैसे गेट के थ्रू भी मैं इंटरव्यू देने गया था IOCL वगैरह का, तो जब भी मैं कोई भी इंटरव्यू ऐसे देने जाता था कि यार मेरा जीवन दांव पे लगा है, मुझे ये इंटरव्यू निकालना, मुझे जॉब चाहिए बैकअप के लिए, मेरे को बस इसमें सेलेक्ट होना ही है, वो मेरा इंटरव्यू हमेशा खराब जाता था। मैं बहुत नर्वस रहता था, बहुत डरता था, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे इंटरव्यूज थे जो मैं सिर्फ मजे मजे के लिए देने जाता था, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाता था। जैसे NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, उसका मैं बहुत मजे मजे मुंबई गया था इंटरव्यू देने, और बहुत हंस के बात करी, आराम से करी, और वहां पे मुझे सिलेक्ट होना भी नहीं था। मैंने कहा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, और ऐसे जितने भी इंटरव्यूज दिए उसमें हमेशा सिलेक्शन हुआ है।
मेरे साथ ऐसा है कि काफ़ी एंग्शियस हो जाता हूँ इंटरव्यूज वगैरह के पहले, मे बी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो कोशिश कीजिए इसको डू और डाई सिचुएशन ना बनाएं, दिमाग में रखिए कि यार एक नहीं तो अगला मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए तो इंटरव्यू पक्का बिगड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा कूल माइंड के साथ जाएं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरव्यूज आप काफ़ी देंगे, बिना इंटरव्यू के तो कहीं फाइनल सिलेक्शन होना नहीं है। और एक डिस्ट्रैक्शंस को लेके मेरा था कि जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने 3rd 4th ईयर में बंद कर दिया था। सबका अपना अपना रहता है, और ऐसा नहीं है मेरा ये हुआ कि मैंने उसे बंद कर दिया लेकिन फिर टाइम अपना कहीं और बर्बाद करने लगे। जैसे कोरा और यूट्यूब पे, जो मेरा टाइम पहले फेसबुक इंस्टा पे जाता था वो मेरा फिर यूट्यूब और कोरा पे जाने लग गया था। तो कोशिश कीजिए आपके जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाएं। जो भी, अगर आपको लग रहा है मैं यूट्यूब बहुत चला रहा हूँ, मैं बहुत चलाता था, शॉर्ट्स बार बार चलाए जा रहा हूँ, सबके देख रहा हूँ वीडियोस, तो यूट्यूब का मैंने ऐप डिसेबल कर दिया कि अब अगर मेरे को देखना मैं क्रोम पे यूट्यूब चलाऊंगा, और फिर वो वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहता जैसा आपका ऐप में रहता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आप हटाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ऐसा कोई ड्रेन ना हो आपका। जैसे 1 घंटे से आप यूट्यूब भी चला रहे हैं, इस टाइप की चीजें अवॉइड कीजिएगा। बीच में अगर किसी को कोई डाउट भी आता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अगर इससे रिलेटेड जो भी मैं एड्रेस कर रहा हूँ, अगर उसको लेके आता है, हाथ खड़ा करके आप पूछ सकते हैं। हाँ, शॉर्ट नोट्स को लेके बात करनी है मेरे को, कि जब मैं कॉलेज में था, मैंने जैसे कि बताया मैं कोचिंग के मटेरियल से पढ़ता था तब। अब ये तो ऑनलाइन बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, तब था नहीं ऐसा। तो मेरे को था कि मटेरियल से सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो एक गलती मैंने करी थी, और 1-2 सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि शॉर्ट नोट्स साथ में बनाना चालू कर दे। तो मैंने मटेरियल पढ़ा, चैप्टर पढ़ा और शॉर्ट नोट्स बनाने चालू कर दिए। ये करता गया 6-7 महीने, गेट आया, मैंने देखा कि इतने मोटे मोटे मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए हैं, इतने सारे रजिस्टर्स भर गए हैं, मैं इसको कैसे रिवाइज करूंगा। उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि जब भी आप कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में उसके शॉर्ट नोट्स ना बनाएं। जब तक आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ गया है, या आप उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेकेंड टाइम जा रहे हैं, तब आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कौन सी चीज़ आप भूल रहे हैं, और कौन सी चीज़ आपकी वीक है। तो उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो मेरे क्या सजेशन रहेगा कि अब तो आप यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉपी पढ़िए, एक बार आपने पढ़ ली, मे बी नेक्स्ट टाइम पढ़ने आ रहे हैं, सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं। मैं सेकंड टाइम पे ही जनरली प्रीवियस ईयर लगाता था, मैंने प्रीवियस ईयर लगा लिया। तब जब मैंने कॉपी पढ़ ली है, प्रीवियस ईयर लगा लिया, तो मेरे को बेसिक आइडिया कि एक तो पूछा क्या जा रहा है और दूसरा मेरा क्या वीक है। तो मैंने छोटी छोटी सी कॉपीज बना ली थी, अनरूल्ड रजिस्टर लेता, लेकिन छोटी छोटी पतली कॉपीज, ताकि मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत कंसाइज रहें। और फिर मैं लिखता था जो भी फॉर्मूलेज हैं या जो भी टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, उसे लिख लेता था। कि तो शॉर्ट नोट्स जो है थोड़ा बाद में लगाएं। और मेरा शॉर्ट नोट्स को लेके बहुत एम्फेसिस रहेगा, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत हेल्प हुई है इस वाले अटेम्प्ट में, जो 22 था। इसमें मेरा ये था कि यार टाइम नहीं मिल रहा है, मैं कैसे रिवीजन करूं। तो जो भी मैंने मेंस के टाइम पे शॉर्ट नोट्स 21 में बनाए थे, वो मैंने इसमें रिवाइज कर लिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार चलो जो बेसिक है वो मेरे को याद हो गया। और मेजरली अगर मैं बताऊं, इसका इंटरव्यू मैंने जो थोड़ा बहुत भी किया था, वो कैसे किया था कि जो मेरा 21 में इंटरव्यू था, तब मैंने अपना लैपटॉप में कुछ डॉक्स बना लिए थे, नोटपैड पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए थे, एक एक टॉपिक पे, कि जैसे मैंने बताया भोपाल, वाराणसी, ये इस तरीके के टॉपिक्स आपको करने पड़ते हैं प्रिपेयर, क्योंकि चेयरमैन आपसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे मेरा था कि यार मैं अब इंटरव्यू में ज्यादा मेहनत नहीं करने वाला, तो मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसे रिवाइज कर लिया था। और मान लीजिए इसके बाद मैं जॉब ज्वाइन कर लेता और मेरे पास टाइम नहीं रहता, तब मैं सब कुछ प्रिपेयर नहीं कर सकता हूं, तो ऐसे टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। तो कुछ लोग पूछते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, मेरा ये रहेगा कि आप बनाइए। अगर टाइम मिल पा रहा है, आप जब सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तब अगर आपको टाइम मिल पा रहा है तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको नहीं पता आप इस बार निकलने वाले हो कि नहीं, लेकिन जब आप यहाँ पे होंगे तब आपके पास टाइम होगा कि नहीं। तो इसीलिए इस टाइम पे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। तो उस चीज को आप देख सकते हैं कैसे करना है। एमटेक का सवाल आता है कि आईआईटी में हाँ बोलो, बेटर हो। यार देखो, फिर वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड कितनी है। अगर मैं अपना बताऊं, मेरी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है। मतलब इनफैक्ट कॉलेज में मेरे दोस्त कुछ हंसते थे कि यार वो चाय पी के आए, 1 घंटा हो गया, कह रहे अभी भी यही पेज पढ़ रहा है। ऐसे मेरा मजाक, और मतलब हेल्दी वे में, कि हम दोस्त थे तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। तो मेरा रीडिंग स्पीड बहुत स्लो था। मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, और फिर मेरे को तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं आता था जब तक मेरे को लग नहीं रहा कि वो मैंने पेज पूरा कर लिया, उसके बाद ही मैं पलटता था। तो मेरे को पता था मेरी स्पीड बहुत स्लो है। ऑन दी अदर हैंड मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही एफिशिएंट थे, बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं वो। तो अगर आप जल्दी जल्दी रीडिंग कर पाते हैं तो अच्छी बात है। आप उनको तो उन लोगों को शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रशांत भैया की मैंने बात करी थी, उन्होंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि उनकी स्पीड अच्छी थी। मेरे को पता था मेरी स्पीड अच्छी नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। लेकिन जैसे तुम्हारा पॉइंट, आप जैसे लास्ट स्टेज में आ रहे हो, टेस्ट दो, ठीक है, टेस्ट सीरीज दो, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है। कुछ चीजें बनेंगी, कुछ चीजें नहीं बनेंगी। जो चीज लग रहा है नहीं बन रही है, उसका कॉपी उठाओ, वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्या पढ़ें।
तो वो जो टॉपिक तुम्हारा नहीं बन रहा है उसको तुम पढ़ लो, सब कुछ नहीं पढ़ना है। और बाकी लोग जो हैं मे बी अगले साल देंगे, आगे चल के देंगे, तो ऐसे में अगर शॉर्ट नोट्स रहेंगे आपके पास तो काफी हेल्प होगी। ठीक है ना? हाँ सर, जैसे कि अभी जो टॉपिक चल रहा है, हाँ, ये खत्म हो जाएगा, उसके हफ्ते नेक्स्ट सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा जो, तो उसके हफ्ते आगे चलते जाएगा, सब्जेक्ट खत्म, तो पहले वाले सब्जेक्ट सबको कैसे ये करेंगे कि रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन रेगुलर में, मतलब कि फिर आगे जाके तो समझ आ जाए। देखो, मेरा ऐसा रहता था कि कुछ टीचर्स भी बोलते हैं कि सेम डे जाके रिवाइज कर लो, लेकिन टेक्निकल पोर्शन जो रहता है उसमें कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। मेरा ऐसा रहता था मैं सेम डे रिवाइज नहीं करूंगा, मैं 4 से आज अगर कुछ पढ़ाया गया है तो मैं पढ़ता था, और मैंने अगर मान लीजिए आज वो चीज पढ़ी है तो आज से 5 दिन 7 दिन बाद में उसके प्रीवियस ईयर लगाता था। तो इस तरीके से एक टॉपिक को इतना टाइम हो जाता था। अब जैसे तुम कह रहे हो आज से 3 महीने बाद की बात करूं, तो ऑब्वियस है कि अब मेरा वो टच में नहीं है सब्जेक्ट। तो जब 5-6 महीने बाद जब कोर्स थोड़ा काफी आगे बढ़ जाता है तो फिर मैंने क्या किया, जो सबसे पहले रजिस्टर हुआ था उसको पढ़ा, फिर उसके बाद जो हुआ था उसको पढ़ा, और अगर लग रहा है टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऐसे में शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास। तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड टाइम रिवीजन करना है तो मेरा तो ये कहना रहेगा कि अगर 5 से 6 महीने हो गए हैं फिर आप अपना सेकंड टाइम रिवीजन चालू कर सकते हैं। मतलब मेरा ऐसा ही था, नोट्स अपने इंप्रूव करने चालू किए थे, है ना? तो ऐसे तुम अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी देख सकते हो। देखो, जो आपका नॉन टेक है उसमें मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करता है। गेट में भी मैथ्स और एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे एक मिलती है मैथ्स की बुक, मोटी सी रहती है अच्छी खासी, उसमें सारी ब्रांचेस के गेट के मैथ्स के प्रीवियस ईयर रहते हैं, कुछ उसमें ईएसी के भी रहते हैं। सब यहाँ सिविल के बैठे हैं ना, तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे इलेक्ट्रिकल की जो मैथ्स आती है वो बहुत अच्छी आती है, सिविल से अच्छी आती है उनकी मैथ्स, ठीक है? अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी काफी अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं। तो मेरा ये टारगेट था मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मैं बहुत अच्छे से कर लूँ। वो पूरी बुक मैंने एक बार कॉलेज में लगाई थी और एक बार जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कोविड में मैंने तब लगाई थी। उससे मेरा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का ये लेवल था कि टेस्ट सीरीज दे रहा हूं या प्रीवियस ईयर कर रहा हूं तो सवाल बन रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में सवाल नहीं बन रहे स्टार लगा लिए और देख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या उनके पीछे। तो अगर तुमने मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड अच्छे से कर लिया, मेरे ख्याल से गेट में करीब 20-25 नंबर का मैथ्स एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? 15 नंबर का एप्टी आता है और अगले 10-12 नंबर का मैथ्स आता है। तुम्हारे 25 से 30 नंबर सिर्फ मैथ्स एप्टी से कवर होते हैं। 70 से ऊपर नंबर लाने पे मेरे ख्याल से 150 के अंदर रैंक लग जाती है, 150-200 के अंदर, उसमें आपका एक पीएसयू फिक्स हो जाता है। 30 नंबर मैथ्स एप्टी से आ गए, 40 नंबर ऑल आंध्र टेक में। मैंने गेट की बात करी। अब अगर ईएसी की बात करूं, ईएसी में हाईएस्ट जीएस में करीब 100 जाता है। मेरे 21 में 100 थे, इस साल 86 मार्क्स आए हैं मेरे जीएस में, ठीक है? तो मेरे तो कम ही हुए मार्क्स, लेकिन फिर भी रिवीजन तो मैंने किया ही था। तो इसमें 100 में से और 86 में से भी 50 से 55 नंबर मैंने सिर्फ मैथ्स और एप्टीट्यूड में लाया हूं। सिर्फ मैथ्स एप्टी से ही आपके 50 से 55 नंबर जीएस में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, मैंने जीएस के लिए क्या किया था, जो भी क्लास में रजिस्टर्स हैं, जो भी आपको पढ़ाया टॉपिक, मटेरियल, क्वालिटी जो भी है, उसको एक बार क्लास के साथ जब भी रिवाइज कर लिया और एक बार पेपर के पहले रिवाइज कर लिया। सारे रजिस्टर मैंने 2-2 बार रिवाइज कर लिया। उसमें भी जो आईसीटी था वो मेरा रह गया था, मैंने बस क्लास में पढ़ लिया था सर से, लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाया था। ये मेरा था पर्सनल जो भी। तो जीएस में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्लासेस करनी है, और मेरा ये एडवाइस रहेगा कि 2 बार रिवाइज कर लो रजिस्टर। उससे क्या होगा, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, वो मोटी वाली बुक तुमने 2 बार लगा ली, एक बार भी लगा लो तो बहुत है, तुम्हारी मैथ्स अच्छे से हो गई, 50-55 नंबर आ गए जीएस में, अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस से हो जाएगी अच्छी। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी मैथ्स पहले वीक थी तो अभी भी होगी, प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया हो जाएगा। और अगर तुमने रजिस्टर 2 बार रिवाइज कर लिया तो तुमने देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर पढ़ा है, सीपीएम पढ़ भी आता है उसमें, है ना? सीपीएम पढ़ के 1-2 क्वेश्चन तुम्हें जीएस में मिल जाएंगे। उसके अलावा मटेरियल्स पढ़ लिया, क्वालिटी पढ़ लिया, 1-2 सवाल उसके मिल जाएंगे। ऐसे करते करते 55 से लेके 75-80 तक तुम जीएस में तुम्हें थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, ठीक है? 80-85 तक आ गए तुम्हारे। बाकी मैं खुद जानता हूं, मेरे लास्ट ईयर 100 आए थे, किस्मत के भरोसे आए थे। उसके बाद तुम थोड़े तुक्के मारते हो, तुक्के लग गए तो अच्छी बात है, नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ईयर 100 आए थे, क्यों? तुक्के लग गए मेरे। इस साल 86 है, तुक्के नहीं लगे। मेन मार्क्स कहाँ आ रहे हैं? टेक्निकल में आ रहे हैं। लास्ट ईयर कितने थे? 213 आउट ऑफ 300। इस साल कितने हैं? 220 आउट ऑफ 300। टेक्निकल पे फोकस रखो। जीएस बस ऐसे पढ़ लो कि सेटिस्फैक्शन आ जाए कि यार मैंने जीएस पढ़ा है। कोई ये ना बोले कि भाई तूने पढ़ा कि नहीं। मैंने कहा हाँ पढ़ा है, बस सेटिस्फैक्शन रहे दिमाग में कि पढ़ लिया। बनेगा कुछ नहीं। एनवायरमेंट का रजिस्टर मैं बहुत पढ़ के गया, कुछ नहीं बना, लेकिन एक आइडिया लग जाता है सब्जेक्ट का कि क्या है वो। और रियल बता रहा हूं कि जीएस में ऐसा नहीं करना, बुक उठानी है। एक मोटी सी बुक आती है, उसमें शायद 5500 सवाल हैं जीएस के, ऐसी कोई बुक्स आती है मार्केट में, मैंने नहीं लगाई। और कहूंगा मत लगाओ, इतना टाइम उसमें मत डालो। सिर्फ 100 नंबर लाने हैं, और वो भी हाईएस्ट है। 80-85 सेफ है, ठीक है? जीएस वाला कुछ और जीएस को लेकर डाउट हो? ठीक है,
हाँ यार, जो इस साल अटेम्प्ट में मेरा डिफरेंस था 21 में था, 21 में जैसे 4 महीने मिलते हैं प्री और मेंस के बीच में, ठीक है। तो कोचिंग करी मैंने, कोचिंग में जो भी उन्होंने क्वेश्चंस कराए मैंने वो किए। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर लगाए, जो भी प्रीवियस ईयर थे वो सब मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने मॉक टेस्ट को एकदम एंड में डाल दिया कि आखिरी में मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, और मैं लगा नहीं पाया। मैंने टोटल 6 फुल टेस्ट दिए थे। 6 फुल टेस्ट का मतलब है 12 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, तो 6 into 2 12 पेपर दिए, और मेरी स्पीड बहुत स्लो थी। जब मैं देने गया मेरा पेपर भी छूटा, और कुछ सवाल जो मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। तो इस साल जो मेरा 1 महीना, मैं करीब 1 डेढ़ महीने पहले मेंस के बनाया कि नहीं मैं पेपर लिख रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स लगाए। डिफरेंट कोचिंग्स के खरीद लो और वही प्रिंट आउट करा के, उनकी सब आती है और फिर आप ऑनलाइन अपलोड कर दे दो। मैं भोपाल से कर रहा था, तो यहाँ पे तो था नहीं, तो ऑफलाइन दे नहीं पा रहा था, तो वहाँ पे करके आप फोटो वोटो खींच के PDF भेजते, वो करेक्ट करके देते हैं। तो इस साल मैंने मॉक ही मॉक दिए थे। तो एक बात ध्यान रखना कि मेंस में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप मेंस वाली स्टेज में आओगे वहाँ पे मॉक्स मत छोड़ना। प्रीलिम्स जब मैं 2021 लिख रहा था तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम था कि थोड़ा कोर्स भी रह रहा था और मैंने टेस्ट भी नहीं लगाए थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मेरा ये था कि नहीं, स्पीड तो मैं मेंटेन कर लूंगा, लेकिन मेरे को अपना जो है बेस बढ़ाना है कि मुझे और पढ़ना है उसमें। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था प्रीलिम्स में। जब 21 दे रहा था, 22 तो उसको रहने दो, जब मैं 2021 का प्रीलिम्स दे रहा था तब मेरा ये प्रॉब्लम आ गया था कि मैं टेस्ट दूं या रिवाइज करूं। लेकिन मैं इसे सिर्फ प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसको बाकी जगह फॉलो मत करना। गेट में मॉक जरूरी है, मेंस EAC के मेंस में मॉक जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स जो EAC का था उसमें मेरा यह था कि यार पहले पढ़ तो लूँ अच्छे से, रिवीजन तो कर लूँ। तो मॉक्स पे कम फोकस था, लेकिन मैंने मॉक्स दिए, GS के भी दिए और टेक्निकल के भी दिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है, क्योंकि आजकल अगर आप देखे हों उनके प्रीवियस ईयर, तो लिंटल वगैरह और वाटर टैंक, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं जो आज से 4-5 साल पहले नहीं आते थे। अर्थक्वेक, डायनेमिक्स, ये सब भी पूछने लग गए हैं। तो आप अगर उनको पहले पढ़ना चाहते हैं तो उनको पहले पढ़ लो, और बाद में आपको ऐसा हो कि यार मैं बाद में मॉक दे दूंगा, ऐसा आप प्रीलिम्स के लिए कर सकते हो EAC को लेके। मे बी अभी ये भी डाउट हो, क्योंकि 1 महीने में प्रीलिम्स आ ही रहा है अपना, है ना। तो एक बस मैसेज है कि जैसे सब कुछ जब फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और वहाँ भी जाके कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है। कुछ नहीं तो बस इतना कर लेना कि कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, ये चेक कर लेना, क्योंकि कलर ब्लाइंड से हर साल 1-2 लोग बाहर हो रहे हैं। तो इतना पता कर लेना कि कलर ब्लाइंडनेस EAC में रिजेक्शन है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो अब हम प्रिपरेशन चालू करते हैं हमें पता नहीं रहता है। तो जो लोग अभी शायद नया ज्वाइन किए हैं उनके पास और टाइम है, आप गैजेट उठा के उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो चेक कर लेना कि आप उनसे कंफर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें पावर को भी लेके कि -6 से कम आपका पावर होना चाहिए, वो तो इतना नॉर्मली रहता है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक कर लेना, ये पता नहीं रहता, फाइनली जाके पता चलता है। लोग बहुत परेशानी में रहते हैं कि अब क्या करें, और रिजेक्ट हो जाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। तो उस चीज़ को आप थोड़ा देख लेना। और एक यार ये भी डाउट लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू जब हम देने जा रहे हैं तो हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें, कैसे क्या उसको अप्रोच की जाए। तो लास्ट ईयर तक मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या करना चाहिए। मेरे को तो ये था कि ठीक है मैं इंग्लिश में बात करूंगा, लेकिन लोगों का ये रहता है डाउट कि क्या किया जाए। तो मेरे को इस साल जब मैं अपना देने गया था UPSC भवन, तो एक मिला था, एक और एस्पिरेंट था, वो भी उसका भी था, तो बता रहा था कि वो लास्ट ईयर गया था तो उसने चेयरमैन से पहले बोल दिया था कि कैन आई स्पीक इन हिंदी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, लेकिन जो वर्ड्स हैं कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वाले रहें। तो अगर UPSC का जो पैनल रहता है, और इनफैक्ट जो बाकी भी जैसे IUCL इस पे बहुत फोकस करता है कि वो बहुत बार बोलता है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हो, बिना किसी हेजिटेशन के आप हिंदी में इंटरव्यू देना। तो कुछ ऐसे मेंशन भी करते हैं। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप जाके एक बार परमिशन ले लीजिए, वो उससे ऑब्लाइज करेंगे। लेकिन इस साल जब मैं देने गया था तो एक टेक्निकल मेंबर साउथ इंडियन थे, तो ऑब्वियसली आपको उनसे तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत आपका इतना रहना चाहिए कि जो आप टेक्निकल टर्म्स हैं इंग्लिश में आप थोड़ा कि आप समझा पाएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भी एक काफी कॉमन डाउट लोगों का रहता है। एक यार ये रहता है कि जो हमारा पीयर ग्रुप रहता है, फ्रेंड सर्कल, तो वो आपका कैसा है उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है। आपके जैसे फ्रेंड्स रहेंगे बिल्कुल आप वैसे ही रहने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा भी एक सर्कल था, उनसे टच में रहता था हम लोग, क्योंकि कोविड में कोई फिजिकल हमारा कांटेक्ट नहीं था, तो हम लोग सब कोविड वो व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप था, उस पर हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते थे, एक दूसरे को डाउट्स भेजते थे और ऐसे हमारा चलता था। मैं जैसे बताया लास्ट ईयर में दिल्ली 2 महीने PG में रहा था, फिर ओमिक्रॉन आया था तो मैं वापस चला गया था घर। तो मैंने देखा था यार कुछ लोगों का ऐसा सर्कल रहता है कि कोचिंग से आते हैं और फिर वो निकल जाते हैं बैग वैग डाल के पता नहीं कहाँ, 2-3 घंटे बाद अपने आराम से आते हैं, फिर थोड़ा 1-आध घंटा रिवाइज किया और फिर सो गए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कोचिंग के बाद भी आपको अपने आवर्स देने हैं, और वो बहुत मैटर करेगा कि आपका सर्कल कैसा है। अगर आपके सर्कल में कोई नहीं पढ़ रहा, आप भी नहीं पढ़ोगे, फिर यहाँ के क्या कर रहे हो ऐसा लगेगा।
तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके रूममेट्स कैसे हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जो खुद भी थोड़े सीरियस हों, नहीं तो फिर 1 साल निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या किया है। एक फाइनल जो मेरे को चीज़ डिस्कस करनी है, उसके बाद आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो मैंने फेस करी थी और कुछ मैंने दोस्तों से बात करी तो वो भी ऐसे एक्सपीरियंस करते थे कि यार ओवर थिंकिंग होती है, डे ड्रीमिंग होती है, बैठे रहते हैं और एक पेज खुला रहता है और समय निकल जाता है और हम सोचते ही रह जाते हैं। ये मेरे साथ बहुत होता है, पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों के साथ होता है या नहीं होता है। मन में सोच रहे हैं सिलेक्शन आएगा ये करेंगे, नहीं होगा ये करेंगे, ऐसे पार्टी का मतलब ऐसे बहुत ख्याल आते हैं। और अगर मैं अपना बताऊं तो अब क्योंकि आपको दिख रहा है जर्नी लंबी है और बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं बैठा भोपाल में रहता था और पता नहीं दिल्ली के सपने, दिल्ली तक घूम के आ जाता था, ऐसा रहता था। तो ऐसे ऐसे ख्याल कि मैं बैठा हुआ हूँ और 1 घंटा निकल गया है और फिर मुझे लग रहा है कि इसे कैसे रोका जाए, ये मेरे को पढ़ने क्यों नहीं दे रहा है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मन ही नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है फिर थोड़े समय बाद मेरे को रियलाइज हुआ आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी में बैठे हो, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, घर पे नहीं पढ़ पाता था, घर पे बैठ के वही यूट्यूब के शॉर्ट्स चालू हो जाते थे। तो मैंने कहा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी मेरे को, 4 लोग मेरे आसपास रहेंगे, उनको देख के मैं पढ़ूंगा। वो लोग मेरे को देखेंगे मोबाइल चलाते हुए तो मेरे को अंदर ऐसा लगता था वो लोग मेरे को जज कर रहे हैं, तो मेरे को रहता नहीं लाइब्रेरी में मैं पढ़ूंगा, बिल्कुल यूट्यूब नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि यार मैं बैठा हुआ हूँ, बस दिखावा कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सोच कहीं और ही रहा हूँ, घर के बारे में, कॉलेज के बारे में, पता नहीं कहीं भी सोच रहा हूँ। ब्रेक करने के लिए यही करना पड़ेगा, जब भी रियलाइज हो कि यार ये मैं कहाँ खो गया हूँ, उठ के जाओ, घूम के आओ, थोड़ा वॉक करके आओ। कई बार मैं ऐसा करता था, कान में मैंने कोई भी म्यूजिक लगा लिया कि उसके बाद फिर मैं पढ़ूंगा ताकि थोड़ा मेरा माइंड शांत हो। कई बार ऐसा रहता था कि बीच में मैंने, जैसे मैं एक InShots ऐप यूज़ करता हूँ, फिर भी थोड़ा यूज़फुल है, खैर उस पर भी बहुत कचड़ा भरा हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा काम का है। तो मैंने फिर मुझे लग रहा है यार अगर पढ़ ही नहीं रहा हूँ तो कम से कम 10 मिनट मोबाइल चला लूँ कि थोड़ा मैं इससे ब्रेक होऊंगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं दिखावे के लिए बीच में पढ़ने लग गया था कि यार मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये देखो, घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं सुबह गया हूँ और मैं रात को लौट के आऊंगा, क्योंकि फिर घर वाले मेरे को कहेंगे कि यार इस लड़के का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, भोपाल में घर पे था। तो सिर्फ घर वालों के डर के कारण मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ हूँ और 1-1 घंटा बस सोचे जा रहा हूँ। तो मुझे लगा यार इससे ब्रेक कैसे करूँ, तो ब्रेक के लिए मैं यही करता था। और यार ये ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, डे ड्रीमिंग, ये सब बहुत ही नेचुरल है, मेरे को बहुत ज़्यादा होती थी। और मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनसे मैं डिस्कस करता था, भाई तेरे को भी होती है क्या? कुछ को कम होती है, कुछ को बहुत ज़्यादा होती है, मेरे को होती थी, बहुत नॉर्मल चीज़ है। लेकिन कोशिश कीजिए इससे ब्रेक होने का, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, धीमे धीमे बढ़ती आती है। पहले 15 मिनट होती थी, फिर ये 1 घंटे तक भी पहुंची है और मैं टाइम देख रहा हूँ कि यार 1 घंटा निकल गया। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि कैसे मैनेज करें। ये मैंने कुछ प्रिपेयर किया था जो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछो, और प्लीज़ पूछो। Sir, what about the subjective type question? We should do it at the starting only or after the prelims? मेंस की बात कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो मेंस करोगे। Yes. ठीक है, देखो जो 4 महीने का टाइम रहता है प्री और मेंस के बीच में, बैठ जाओ। अच्छा, इनने जो पूछा है वो सुना है, इनने पूछा है कि मेंस के सवाल कब करने चाहिए, प्री के बाद करने चाहिए, प्री के पहले करने चाहिए। तो मेंस को लेके मेरा ये रहेगा कि पहले तो आपका फोकस प्रीलिम्स पे रहना चाहिए। और प्रीलिम्स पे फोकस का मतलब है कि आपका टेक्निकल आपको सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता है, आप मेंस की बुक उठा लो तो क्या फ़ायदा है। तो पहले तो आपका कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम बच रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मेंस में एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जियोटेक, फ्लूइड, OCF, इन्वायरमेंट, जो सॉल्व वाले रहते हैं, डिज़ाइन वाले नहीं रहते हैं। डिजाइनिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जो सॉल्व के रहता है ऐसे क्वेश्चन आपको गेट में दिख सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है आपके पास टाइम बचा हुआ है कि यार मेरा तो सब हो गया, प्रीलिम्स भी हो गया, गेट भी हो गया, सबकी मैंने टेस्ट सीरीज लगा ली, बहुत बढ़िया चल रहा है कोर्स, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या कर सकते हो कि मेंस का जो पेपर 2 वाली बुक है यहाँ से मिली होगी, उसमें ये वाले चैप्टर्स लगा सकते हो, हाइड्रोलॉजी, OCF, इन्वायरमेंट, जियोटेक, फ्लूइड और इरिगेशन। ठीक है, इस टाइप के, क्योंकि ऐसे आपको सेम सवाल गेट में मिल सकते हैं, तो आपको वो हेल्प करेगा। इनको कैसे लगाया जाए, मेरे को किसी ने एडवाइस ही करी थी कि अगर जब आपका टाइम बच गया तो आप ऐसा टारगेट बना सकते हो कि मैं रोज के 10 सवाल करूंगा, तो आप उनको लगा सकते हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये करना जरूरी है। जो प्री और मेंस के बीच में टाइम रहता है, ये वाला जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें पहली बार में मेरा यही था कि प्री और मेंस के बीच में मैंने जो किया, 4 महीने थे, कोचिंग करी ऑनलाइन, प्रीवियस ईयर लगाए, और जो भी कोचिंग में वो क्वेश्चंस कराते हैं उनको मैंने देख लिया। और टेस्ट पे मेरा थोड़ा कम फोकस था, लेकिन बस यही गलती मेरी रह गई, पिछले बार अगर 20-25 नंबर और होते तो मैं इस साल नहीं देता, क्योंकि फिर CPWD में या मोर्थ मेरे को मिल जाता। तो ये 20-22 नंबर का डिफरेंस आ गया था लास्ट ईयर, वो सिर्फ आया मॉक टेस्ट के कारण। तो जरूरी नहीं है प्री के पहले लगाना उन क्वेश्चंस को, टाइम बच रहा है तो लगा लो, नहीं तो प्री मेंस के बीच में
सफिशिएंट टाइम है मेरे अकॉर्डिंग कि आप कर सकते हो, कम से कम इतना तो ला ही सकते हो और इससे भी अच्छा ला सकते हो। मेरी बस यही गलती थी कि मान लीजिए ये मैं सेकंड क्वेश्चन पे आया, मैंने इसका ए लगाया, इसके आगे मैं इसे डैश लगा लेता था। फोर्थ क्वेश्चन पे आया, ये कुछ भी लगाया, डैश लगा ले कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये सही है या नहीं है, मैं थोड़ा डाउटफुल हूं इसको लेके। तो इससे क्या रहता था, जब मैं फाइनली चेक करता था, अगर मान लीजिए ये मेरा सही है, तो जब बुक है, बुक के सामने मैं उस क्वेश्चन के आगे से टिक लगा लेता था, और मान लीजिए ये वाला गलत है तो उसके आगे मैं स्टार लगा लेता था कि मेरे को डाउट था लेकिन मेरा सही हुआ है। तो जब मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं तो मेरे को पता रहेगा कि ठीक है, ये वाली चीज थी कि मेरे को आती थी लेकिन थोड़ा डाउट था, और अगर गलत हो गया तो उसके आगे स्टार जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी मैं यूज करता था, आप भी ऐसी अपनी बना सकते हो अगर आपको कुछ लगे तो। क्वेश्चन लगाने, वैसे क्वेश्चन अगर लगाना है तो उसका स्पीड को कैसे एंगेज कर सकते हैं, मतलब स्पीड का सिर्फ एक ही चीज है, वो है टेस्ट सीरीज। आप अगर ऐसे ही कुछ भी कर लो उससे नहीं होने वाला, लेकिन आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उससे जो आपका स्पीड का इंप्रूवमेंट होता है वो अलग रहता है। तो इसलिए अगर आपको स्पीड, लेकिन स्टार्टिंग में सर, स्टार्टिंग में यार मैं कहूँगा स्पीड पे फोकस मत रखो। स्टार्टिंग में तुम इस पे फोकस रखो कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है या नहीं, क्वेश्चन सही से बन रहा है कि नहीं। अभी मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाए और तुमको रहे कि यार मुझे स्पीड बढ़ानी है, उस चक्कर में गलत हो रहा है, क्या मतलब है, उसको पहले अच्छे से सॉल्व करो कि आंसर सही आना चाहिए, फिर स्पीड पे फोकस करना। और किसी को कोई डाउट हो? हाँ, एक के लिए अभी जो 1 मंथ बचा है तो उसमें से पूरा कंपाइल नहीं। यार जैसे मैंने बताया, मैंने तो क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अच्छा, इनका सवाल है कि गेट का 1 महीना बचा है तो उसको कैसे अप्रोच किया जाए। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और रिवीजन के लिए मैं शॉर्ट नोट्स यूज़ करता था, और बाकी मैं टेस्ट सीरीज देता था और उसकी प्रैक्टिस करता था। अगर किसी ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो मैंने पहले भी बोला, टेस्ट दो, अगर टेस्ट में कुछ गलत हो रहा है उसकी कॉपी उठाओ, वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लो, तो उससे वो चीज़ हो जाएगी आपकी। सर मॉक टेस्ट कितने इंटरवल पे देना चाहिए, अब 1 महीना रह गया तो डिपेंड ऑन द टेस्ट। जैसे आप कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि पहले पार्ट टाइम हो रहा है, फिर फुल पार्ट सिलेबस वाला सब्जेक्ट, फिर फुल सिलेबस, फिर मल्टीपल और फिर फुल टेस्ट होता है। तो आप उन्हीं की तरह, वो जैसे जैसे आपको दे रहे हैं अपने टेस्ट, वैसे वैसे आप उनको अप्रोच कीजिए। खुद से कुछ मत करिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से उन्हें डिज़ाइन किया है, तो उसको आप फॉलो कीजिए जो भी उनकी टेस्ट सीरीज रहती है ना। बाकी एक आखिरी, अगर किसी को डाउट नहीं, एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को डाउट रहता है कि पढ़ा कहाँ से जाए। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, कोचिंग मटेरियल पढ़ें, कोचिंग की कॉपी पढ़ें, तो हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। सबसे पहले हैंड रिटन नोट्स पढ़िए। कोचिंग का मटेरियल थोड़ा बड़ा रहता है, वास्ट रहता है, और उसमें ऐसी भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो ज़रूरत भी नहीं है, तो उसको बाद में रखें। और स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है क्योंकि वो पीएचडी या एमटेक के लिए बनी हुई हैं, तो आपको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग का मटेरियल, कोचिंग की कॉपीज़ और जो भी कोचिंग दे रहे हैं उसे कीजिए, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमें क्लियर करना है, बाकी तो और हमारा कोई टारगेट नहीं है, तो उसको आप कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखता था, और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा है या मे बी ट्रिकी है, तो मैं वो कॉन्सेप्ट एक लाइन में लिख लेता था कि ऐसा ऐसा सवाल आए तो ऐसे ऐसे कर लेना, कि मुझे समझ में रहे कि कैसे होना है। और क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पे नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये कि शॉर्ट नोट्स को अपने को कंसाइज रखना है, तो उसको कम से कम वो दें। लेकिन प्रीलिम्स में तुमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो लास्ट एक मंथ में मैंने ऐसा किया था कि जैसे मैं बीएमसी का रजिस्टर 3-4 बार मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे याद नहीं हो रही। कुछ डेटा होता है जो कई बार पूछ लेते हैं कि टिम्बर की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, कुछ इस टाइप के अगर डाउट्स हों तो उसको मैं लिख लेता था। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आपको उसे कंसाइज रखना है, आप हर चीज़ नहीं लिख सकते। तो आपको यही देखना है कि प्रीवियस ईयर में अगर ऐसा कुछ पूछा जा रहा है और आपको याद नहीं हो रहा है, तो 1 लाइन में लिख लो कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, टिम्बर के बारे में कोई प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और टिम्बर में कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं जो पेपर में पूछ लेते हैं। फायर रेजिस्टेंट कौन सा है और इंसेक्ट के लिए कौन सा है, तो मैंने लिखा कि इंसेक्ट और उसके नीचे लिख दिया कौन सा यूज हो रहा है। तो इस टाइप से आप उसके नोट्स बना सकते हैं, है ना। शायद अब सर मेरा ये डाउट है, जब मैं शॉर्ट नोट बना रहा था तो बेसिकली प्रिपरेशन के साथ ही बना रहा था, जब सब्जेक्ट चल रहा है काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में बन गया वो। तो अब मैं वापस रिवीजन करने की कोशिश करता हूँ तो काफ़ी टाइम लग रहा है उसको पढ़ने में, तो वापस से इसको और कंसाइज भी बनाना चाहिए कि इसको। देखो, एक तो टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अगले मंथ तुम देने वाले हो तो उसे शॉर्ट नहीं कर पाओगे। क्या कर सकते हो, पेंसिल लेके बैठो और बैठ जाओ, ठीक है। तो एक पेंसिल ले लो और जो भी पर्टिकुलर उसमें जैसे तुम रिवाइज पढ़ रहे हो शॉर्ट नोट्स को, तो उसे अंडरलाइन कर लो या फिर पेज को फोल्ड कर दो। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम आओगे उनको तो सिर्फ जो अंडरलाइन पोर्शन है वो देखना, क्योंकि ये जो बड़े शॉर्ट नोट्स बनते हैं ये बहुत ही बर्डन आ जाता है कि मैं ऐसा लगता है कि यार ये तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ते, हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो इसलिए अंडरलाइन कर लो। और देखो,
बार बार यही बात आती है कि जब आखिरी में आ गए हो तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में समझ में आएगा कि क्या गलत हो रहा है तो वापस शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स पे जाओ। तो ऐसे करना है, अभी मत करने बैठो क्योंकि 1 मंथ है, उसके बाद फिर देखना अगर टाइम मिलता है तो। बाकी तो यही है मेरे ख्याल से, है ना, यही करना है। देखो बाकी कुछ नहीं करना है, कॉपी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर लगाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, टेस्ट सीरीज देनी है, बस यही 4 चीज़ें हैं जो फॉलो करनी है किसी भी एग्जाम के लिए। इनके लिए तो यही करना है, मैंने यही किया था, है ना। ठीक है।